आगे चलते हैं। यहाँ पे अल्मीका नहीं, यहाँ पे अल्मीडा, अल्मीडा डा का नहीं, यहाँ पे अल्मीडा होगा। ठीक, तो पहला जो गवर्नर था वो कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसको फ्रांसिस द अल्मीडा भी बहुत जगह लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो इसने लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब हुआ कि जैसे कि अभी तो एक कंपनी नई नई आई है, तो इसकी हालत ये नहीं है कि ये सब जगह अपना अधिकार जमाए पूरे भारत पे। तो इन्होंने कहा कि हम अपना ध्यान कहां रखेंगे? हिंद महासागर पे। इनको पता है कि अभी हमारा जो शुरुआती संघर्ष है वो दूसरी कंपनियों से है, उनको रोकना है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, जब भी क्वेश्चन आए कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाए थे, पुर्तगाली भी दे सकता है या इसका भी नाम दे सकता है, तो फ्रांसिस द अल्मीडा ने लाया। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये है हिंद महासागर पर क्या नियंत्रण, यही है ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने कहा कि हम कोई भी युद्ध में, कोई भी कब्जे में, कोई भी क्षेत्र को जीतने में अभी दिमाग नहीं लगाएंगे। अभी हम दिमाग लगाएंगे, अपना पूरा सामर्थ्य लगाएंगे महासागर पे, पानी पे, समझ रहे हैं। हम दूसरे को घुसने से रोकेंगे किसी तरह से, हिंद महासागर में अपना दबदबा बना के रखेंगे। ये था पहला। लेकिन थोड़े से ये मजबूत हुए, थोड़े से पावरफुल हुए कि नहीं, अब थोड़ा जीत लेना चाहिए, कि है कि नहीं, अब थोड़ा सा जीत लेना चाहिए। तब इन्होंने गोवा पर कब्जा किया। कौन? इसके बाद आया अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आया। ठीक, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। उसने 1510 में क्या किया? गोवा पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद आया नीनो दी कून्हा, उसने गोवा को राजधानी बना लिया। ये 3 फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था। अब देखिए क्या होता है कि 1622 ईस्वी में बंबई को, अब वहां क्या होता है कि पुर्तगाल की राजकुमारी अंग्रेज की राजकुमार, किनसे? मिस्टर चार्ल्स सेकेंड, दोनों की हो जाती है शादी, समझ रहे हैं। तो अंग्रेज हो जाते हैं किसके? पुर्तगालियों के दामाद। और दामाद तो आप जानते हैं क्या होता है। अब पुर्तगाली बोलेगा दामाद जी नहीं, ये खेत आपका नहीं, हमारा रहेगा। अब दामाद और ससुर दोनों पहुंच गया खेत खरीदने। ससुर ऑब्वियस सी बात है कहेगा नहीं नहीं, अरे दामाद जी आप ही ले लीजिए, अरे ये भी आप ही ले लीजिए, समझ रहे हैं। वही हालत हो गई। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। हम भी देखते हैं कि बिंबिसार से लेकर अकबर तक सब ने शादी ब्याह करके अपना थोड़ा वर्चस्व भी बढ़ाया, राजनीतिक कद भी बढ़ाया और शांति भी स्थापित की, समझ रहे हैं। दोनों चीजें होती है। तो हमने देखा कि पहले ही डेनिस निकल गए, हमने देखा कि पहले ही वो हमने देखा था ना, एक डेनिस निकल गए थे और दूसरे डच निकल गए थे, है कि नहीं। और अब हम देख रहे हैं कि इनका भी लगभग क्रियाकलाप हुआ ही है। क्यों? शादी ब्याह हो गया, दामाद हो गए, है कि नहीं। उसके बाद शुरुआत में मुगल दरबार में इन्होंने, पुर्तगालियों का दबदबा रहा। दबदबा क्या रहेगा? मुगल दरबार में अच्छी चापलूसी हुई। मुगल तो खुद ही इतने मजबूत थे कि उनसे आप बदतमीजी नहीं कर सकते थे। हाथी के साथ कोई कुश्ती थोड़े लड़ता है। आप हाथी को ठीक है थोड़ा सा घास खिला दिए, 1 दर्जन केला खिला दिए, आप उससे लड़ेंगे थोड़े। वही हाल इनका था। और ये भी बहुत चतुर, इनको पता है कि अभी मुगल साम्राज्य मजबूत है, तो ये दरबार में बैठ के चापलूसी शुरू कर। और कोई भी संस्था हो, दरबार हो, साम्राज्य हो या नेता हो,
आप किसी भी ऊपरी पद पर हो, अगर आप चापलूसों से घिर गए तो आप बर्बाद हो जाए, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि चापलूसों का काम काम करना नहीं होता है, उनका काम काम निकालना होता है, और काम निकालने वाले काम नहीं करते, समझ रहे हैं। तो वही हालत इनकी हुई। शुरू शुरू में दरबार में पुर्तगालियों ने, अब आप जानते हैं अकबर को, अकबर अपना मतलब सब धर्म सम्मान वाली नीति लेके चल रहा था, है कि नहीं, और सारे धर्म के लोगों को बुलाता था, बिठाता था, सबसे डिस्कस करता था, तो इनको भी बुलाता था। अब इनको लगने लगा कि अकबर कन्वर्ट हो जाएगा ईसाइयत में, क्योंकि सम्मान तो हर धर्म का करता था। गलतफहमियां तो हो ही सकती है, और जो इसी मानसिकता से चल रहे हो, इनके अंदर दो ही चीज था, एक व्यापार करना और दूसरा ईसाइयत का प्रचार करना। ये हम 1857 में भी देखेंगे, ये हम हर कदम पे देखेंगे, ये हम आदिवासी विद्रोह जब पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। तो यहां पे भी ये वही कर रहे थे, इन्होंने अकबर को ईसाई बनाने की कोशिश की, और जहांगीर पर भी इन्होंने अपनी ईसाइयत का प्रभाव दिखाने की कोशिश की। अब जहांगीर भी पेंटिंग वेंटिंग का शौकीन, चारों तरफ एक से एक पेंट लगा हुआ है। अकबर का बाप का कमाया हुआ बेटा नहीं खाए तो कौन खाए, समझ रहे हैं। इसलिए आज भी आप देखिएगा, प्रिपरेशन वही करता है जिसके बाप के पास करोड़ों की संपत्ति नहीं हो। जिसके बाप के पास करोड़ों की संपत्ति, वो शौक पालता है, म्यूजिशियन बनना है, गिटार बजाएंगे, पेंटिंग करेंगे, समझ रहे हैं। उनके बड़े बड़े शौक होते हैं, रॉक स्टार बनेंगे, फिल्मी एक्टर बनेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे, उनका स्वैग होता है। आप क्या स्वैग दिखाइएगा? आपको फॉर्म भरना है ग्रुप डी से लेकर कहां तक, आईएएस तक का, आपका स्वैग, आपको तो पसीना छूटेगा, हमको तो पसीना छूटेगा पढ़ने और पढ़ाने में, है कि नहीं। क्योंकि हमारे पूर्वज उतना कमा के नहीं रखे हैं कि आने वाली 5 पीढ़ियां खा सके। हो सकता है एक आध पीढ़ी आपके पिताजी कर दिए हो, किसी के पिताजी कर दिए हो, लेकिन 90% तो वही पढ़ते हैं ना। तो वही था जहांगीर, बड़े बड़े पेंटिंग लगा के रखा था, आराम की जिंदगी नूरजहां के साथ, मुजरा चल रहा है कि नहीं। इनको लगा कि बड़ा अच्छा है, ये तो ईसाइयत से प्रभावित है। कुछ लोग तो कहते हैं कि व्यसन का भी सेवन करता था। ईसाई तो बड़े खुश, खैनी लाकर देंगे, सिगरेट पिलाएंगे, दोस्त बना लेंगे, ईसाई बना लेंगे। गलत फहमियों में कैप्टन हॉकिंस के दरबार, अब देखिए, अब आया कैप्टन हॉकिंस, ये था अंग्रेज। अभी तक तो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थोड़ा चापलूसी और जैसे भी हुआ पोट पाट के रखे थे, मुगलों को अपना काम निकाल रहे थे। अब दरबार में आ गया कैप्टन हॉकिंस, और जब वो दरबार में आया तो पुर्तगालियों की समस्याएं शुरू हो गई, समझ रहे हैं। उसके पास भी अब अपनी कलाकारी थी। पुर्तगाली सिगरेट पिलाता था, ये लीजिए हमारे यहाँ से तंबाकू, तो अंग्रेज कुछ और, हमारे पास तो सिगार है बड़ा वाला। राजाओं का क्या है, बड़े बड़े लोगों के बच्चों को बिगाड़ने में क्या जाता है, बिगाड़ रहे थे ये लोग। उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद फिर जब अब पुर्तगालियों के साथ क्या समस्या था कि ये थोड़े तपाकी टाइप के थे, तो जब इन्होंने देखा कि अंग्रेजों के हॉकिंस वालों को बहुत सम्मान मिल रहा है, तब ये लोग विद्रोह पर आ गए कि नहीं नहीं ऐसे थोड़े होता है, हम आपके दोस्त थे, हम आपको सिगरेट पिलाते थे, आप उसका वो सिगार पीने लग गए। तो मुगलों ने कहा कि तुम औकात में रहो। हुगली पे उन्होंने कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट की कि मुगलों ने बहुत पीटा, उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, और मुगलों ने उस समय आप मुगल से नहीं भिड़ सकते थे, आपको शांत से बैठना है जब तक कि हवाएं विपरीत हो, जबकि सामने वाला ताकतवर हो, जब सामने वाला कमजोर हो तब अटैक करना। ये पॉलिसी गोरिल्ला वार इसी को कहते थे। महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी यही करते थे, आराम से छुप के बैठे रहिए, जब उसकी सेना घुसे दर्रे में तब ऊपर से पत्थर गिराइए, फिर देखिए मजा। वही इन्होंने किया। और ये थोड़े से पुर्तगाली थोड़े से तपाकी वाला काम किए, तो इनको वहां से खदेड़ दिया गया। मुगल सेना ने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ दिया, यहाँ दुगली नहीं हुगली होगा, तो हुगली से खदेड़ दिया। और उसके बाद
ये गोवा और दमन दीव में सिमट गए। अब आपने देखा कि इससे पहले अब क्या देखा आपने, डेनिस, डच और पुर्तगाली, ये तीनों निपट गए हैं एक एक करके, समझ रहे हैं। अब दो ही लोग बचे हैं, वो हम आगे की कहानी में देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देख लेते हैं, अंग्रेजों वाली। सबको तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहते हैं, मगर हम देखेंगे अंग्रेजों वाला। 1600 में स्थापित हुआ, एकदम फैक्ट है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा, और विलियम हॉकिंस और थॉमस रो, ये दोनों मुगल दरबार में भेजे गए। फर्क क्या रहा, विलियम हॉकिंस जो था ये आए दोनों जहांगीर के दरबार में ही, लेकिन हॉकिंस ने क्या किया कि इस भाई साहब ने, हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री खोलने का आदेश प्राप्त कर लिया, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों का दबदबा था, हमने देखा, और बाकी क्षेत्रों में नहीं। लेकिन टॉमस रो, ये टॉमस है, टॉमस रो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे क्षेत्र पर, टॉमस रो ने मुगल प्रशासन के पूरे क्षेत्र पर जहां इसकी इच्छा करे फैक्ट्री खोलने का आदेश प्राप्त कर लिया, समझ रहे हैं। यही दोनों में तो टॉमस रो ज्यादा सफल रहा। उसके बाद हमने देखा कि अब ये यहां पे असली कहानी है जो मैं आपको शुरू से बता रहा था कि क्या इनका मकसद केवल व्यापार था। हमने पुर्तगालियों को देखा था कि वो कैसे वहां पे गोवा में गोलीबारी वगैरह सब कर दिए थे, अधिकार प्राप्त कर लिए थे 1510 में ही। अब इनको देखिए, इन्होंने ये 1686 में एक बेवकूफी की, ये करंट चेक करने लगे कितना करंट है, समझ रहे हैं, वो भी औरंगजेब के समय में, जब 6 लाख वोल्ट का करंट बह रहा हो तब उसके आसपास जाना भी खतरे से खाली नहीं है, और तुम छू कर देख रहे हो कि कितना करंट है। यही इन्होंने किया, इन्होंने बदमाशी की, और एक ये जोसिया चाइल्ड नाम का व्यक्ति था जिसने हुगली वाले क्षेत्र में परेशानी क्रिएट की मुगलों के लिए, बात नहीं माना, अनुशासनहीनता की, उसी को कहते हैं चाइल्ड्स वार। तो औरंगजेब हाथी, अब हाथी बहुत थोड़े पीटेगा, थोड़ा सा झटक देगा, इसको कोई युद्ध नहीं है, वार कह दिया गया, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था। औरंगजेब की सेना गई, थपड़ा के इनको भगा दी, फिर ये लोग घुटने पे आ गए, माफी। यही होता है, जब आप मजबूत रहिएगा लोग 2 थप्पड़ खा के भी आपके सामने झुक जाएंगे, लेकिन लोग चेक करते रहेंगे कि आप कितना मजबूत, कुछ कुछ बदमाशी करके। इसलिए आप कहते हैं ना कि हम किसी से कुछ नहीं बोलते, हम तो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग हमसे क्यों बोलते हैं, वो चेक करते हैं आपका टेम्परामेंट, आप अंदर से कितने तैयार हैं। याद रखिएगा, प्रिपरेशन जो जिसका मजबूत रहेगा वो जवाब नहीं देगा, जवाब वही देगा जिसका प्रिपरेशन कमजोर रहेगा। आपने बीपीएससी, यूपीएससी या जो भी आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, टीचर का ही तैयारी कर रहे हो, लोग आप पर व्यंग करेंगे आप गांव जाएंगे तो। अगर आप व्यंग का जवाब अपने मुंह से देने लग गए, इसका मतलब आप प्रिपेयर नहीं थे, इसका मतलब आपकी पढ़ाई कमजोर है, भी आप मुंह से जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उन व्यंगों का जवाब समय के हाथ में छोड़ दिए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप आराम से निकल गए, कोई बात नहीं, इसका मतलब आप मैच्योर हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई मजबूत हो रही। यही बात है यहाँ पे भी, समझ रहे हैं, यही बात यहाँ पे भी है। तो उदाहरण लीजिए ना, कोई भी, जैसे हमारा फेवरेट खिलाड़ी तेंदुलकर, हर तरह का, मतलब मैच होने से पहले हर कोई टारगेट तेंदुलकर को कर रहा है, मीडिया में आके मैच के दौरान भी उसको गाली दी जा रही है, बॉलर उसको गरिया रहे हैं, कीपर उसको गरिया रहा है, लेकिन तेंदुलकर किसी का जवाब कभी मुंह से नहीं दिए।
उनका बल्ला जवाब देते रहा। औरंगजेब मजबूत है। आगे हम देखेंगे कि औरंगजेब के बाद के जो लेटर मुगल्स हैं वो कमजोर हैं, इसलिए वो ज्यादा भूखते हैं। औरंगजेब को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा झटका मारा, चाइल्ड्स वार खत्म हुआ। एनसीईआरटी के पेज नंबर 41 में ये डिस्कशन है कि इस वार ने ये साबित किया कि उनको यहाँ पे शासन करना था। किनको? अंग्रेजों को, यूरोपियंस को। उनकी मनसा ही थी यहाँ पे शासन करने की, उनकी मनसा ही थी उपनिवेश बनाने की। ऐसा कुछ नहीं था कि वो केवल व्यापार के मकसद से घूम रहे थे। उपनिवेश बनाना, ईसाईयत का प्रचार करना, बहुत सारी मनसाएं थी उनकी। समझ रहे हैं? 1698 का वो समय है जब फिर वो झुक गए। तब इनको क्या क्या सुतानटी, कालीकता और गोविंदपुर, जो तीनों को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया? कलकत्ता बनाया। यही तीनों गांव थे जिसको मिलाकर कलकत्ता बना। ये राज्य नहीं थे, ये गांव थे। इन 3 गांवों की जमींदारी उनको दी गई। ठीक। अब आप कहिए कि क्यों दी जा रही है बार बार जमींदारी? क्योंकि बात यह है कि इन पैसा, समझ रहे हैं? अब ये व्यापारी हैं, ये यहां से माल खरीद कर ले जाएंगे, तो हमारे व्यापारियों को भी तो लाभ होगा। औरंगजेब के समय कौन सोच सकता था कि ये व्यापारी कभी भारत पे अधिकार कर लेंगे? कहां से आए हैं? उधर यूरोप से, अपना घर बार खेत द्वार छोड़ के। हमारे तरफ तो, हम भारत में तो उस समय था कि समुद्र में जाना भी पाप माना जाता था। जो आपने देखा कि आप पढ़ेंगे जब विवेकानंद को, तो उनको कितना संघर्ष करना पड़ा कलकत्ता में न्यूयॉर्क जाने के लिए। लोग कहे कि आपको जतिया से बाहर देंगे, बाहर कर देंगे। बाहर देना मतलब बाहर कर देना। समुंदर की यात्रा करोगे तो तुम हिंदू नहीं रहोगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी दकियानुस बातें थी। अब वो वहां से आ रहे हैं यूरोप से यहाँ पे, किसको पता था? दे दिया गया, ठीक है 3 गो गांव है उधर किनारे में, हुगली के तट पे, ले लो। हमारा माल खरीद के ले जाओगे तो हमारे व्यापारी भी कुछ पैसा मुनाफा कमाएंगे, समृद्ध होंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद 1717 में फारूक सियार ने एक फरमान जारी किया और कंपनी को विशेषाधिकार दे दिया, जो बार बार प्रश्न में आता है। इस विशेषाधिकार से ही शुरू होती है असली कहानी। इसी के बाद बंगाल जो गुलाम हुआ, जो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, ये सारी कहानी जो आगे हम देखेंगे उसका यही कारण था। कौन कारण था? ये विशेषाधिकार। विशेषाधिकार में क्या था कि कलकत्ता में राजस्व वसूलने का अधिकार, ठीक, बिना शुल्क के कलकत्ता में मुक्त व्यापार। अब आप कलकत्ता में दे रहे हैं तो आप आगे नहीं दीजिएगा। बात यही है। ट्रेन पर कभी बैठे हैं? ट्रेन पर आपका स्लीपर है कंफर्म। अब एक आदमी आएगा जिसका वेटिंग है, अब वो आएगा, ठीक है जरा सा बैठ जाए। आपको लगेगा थोड़ा सा बैठ जाएगा तो क्या होगा, इतना बड़ा सीट है, हम लेटे हुए हैं, थोड़ा पैर मोड़ लेंगे या थोड़ा पैर इधर से टेढ़ा कर लेंगे, बैठने दो। तो वो बैठेगा, फिर धीरे 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 निढाल होगा, रात बीतेगी तो आपको भी लगेगा कि ज़्यादा तो कुछ हो नहीं रहा है भाई, इसके भी कमर में दर्द हो जाता है, निढाल होने देते हैं। फिर धीरे 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 वो ढाल होगा, फिर आप बैठ जाएंगे, वो लेट जाएगा। यही हो रहा है। पहले कलकत्ता में बिना शुल्क का आप मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिए, तो ये बंगाल में मांगेंगे, फिर ये पूरे देश में मांगेंगे, यानी अपना वर्चस्व बढ़ाते जाएंगे। फिर कंपनी की करेंसी को वैधता दी गई कि तुम अपनी करेंसी, जैसे आज रुपया को वैधता बहुत सारे देश दे रहे हैं, करंट अफेयर में आप पढ़ते होंगे, वैसे ही वो तो सोना लाते थे, सोने के बदले हम, आप पिछले कक्षा में आपको बताया था कि सोने के बदले में काली मिर्च दे रहे थे। अब कहा कि नहीं भैया मेरा भी रुपया चलवा लीजिए ना। देखिए ना, ब्रिटेन के महारानी का फोटो छपा हुआ है, बड़ी सुंदर लगती है। हमारा फारूक सियार कहा ठीक है, ठीक, कम से कम फोटोआ तो देखेंगे ना बैठ के, बड़ा मजा आता है गोरी गोरी मेम को देखना। कहा कि ठीक है इसकी करेंसी चला दो जी, पूरे देश को उसका फोटो दिखाओ। पूरा देश उसका फोटो देखने लगा। उसके बाद बहुत से प्रकार के करों में छूट दी गई। ये हुआ शुरू में विशेषाधिकार की बात, जिसको फरमान भी कहा गया।
उत्तर भारत में मजबूत मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, हो नहीं सकती थी। और वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तर भारत में मजबूत शासन था, तो इन्होंने दक्षिण भारत पे ज्यादा फोकस किया। और 1565 में मैंने आपको कहा विजयनगर साम्राज्य का पतन, ये सब बातें मैंने आपको पहले समझा दी है, आप यहां से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद कहता है कि हालांकि मराठों और फ्रांसीसी कंपनियों की प्रतिद्वंद्वता रही ही, समझ रहे हैं, लेकिन अब हम आगे देखेंगे कैसे फ्रेंच प्रतिद्वंद्वता देते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम देखते हैं, लास्ट यही है। अब पुर्तगाल निकल गया, डच निकल गया, डेनिश निकल गया, अब यही दोनों बचे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना 1664 में कोलवर्ट के द्वारा हुई, जिसमें लुई 14वां याद होगा, फ्रांस की क्रांति से जस्ट पहले यही तो था, सबसे मजबूत राजा, आखिरी सबसे मजबूत राजा लुई 14वां। वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे सब। और 1767 में इन्होंने पहला कारखाना कहां बनाया, सूरत में, फैक्ट है, रख लेना है। और गोलकुंडा के सुल्तान के साथ इन्होंने एक छेड़खानी की और सेंथोम को जी उनसे छीन लिया। फिर चंद्रनगर और पांडिचेरी, चंद्रनगर बंगाल में है, ये पांडिचेरी मद्रास के पास है, अब तो 3 जगह है, लेकिन उस समय तो इन्होंने मालाबार और कालीकट पे भी अधिकार किया। ये सब उसके बाद के अधिकार हैं जो आपको देख लेना है। और एक फैक्ट याद रखना है कि मार्टिन ने पांडिचेरी को डेवलप किया था। मार्टिन ही वो व्यक्ति था जो पांडिचेरी को मछुआरों की सिटी से पोर्ट सिटी में कन्वर्ट। तो कभी अगर प्रश्न आ जाए कि पांडिचेरी को डेवलप किसने किया था और बहुत सारे ऑप्शन दे दे, तो मार्टिन को टिक मारना है। अब इन दोनों के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच का संघर्ष हम देखेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी, ये सरकारी संस्था है। और भारत का आदमी इससे बेहतर क्या जान सकता है इन दोनों का? बस इतना बोल देना कि प्राइवेट संस्था है, सरकारी संस्था, आप समझ सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा पैसा आएगा तो आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाइएगा, है कि नहीं? बीएसएनएल का सिम रखते हैं आप? सरकारी संस्थाओं की बात कीजिए। सरकारी संस्थाओं की हालत ऐसे भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें लेजीपन, लेथारनेस ज्यादा पाया जाता है। अब प्राइवेट में तो प्रॉफिट कमाना है, तो हर एम्प्लॉय को वो टाइट करके रखेगा, जो उसका मालिक होगा, जो उसका प्रोप्राइटर होगा। तो प्राइवेट कंपनियां तो बढ़ेगी ही। आज भी अभी करंट अफेयर की बात है कि विश्व रैंकिंग में भारत की जो कंपनियां आई है उसमें टॉप रिलायंस पे है। विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं उसमें भारत की तरफ से टॉप रिलायंस है, प्राइवेट कंपनी। ये डिफरेंस बताने की जरूरत आपको है नहीं, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब आपको इतना तो क्लियर हो ही जाएगा कि सरकारी एक दिन तरकारी काटने चला ही जाएगा और अंत में जीतेगा कौन? प्राइवेट वाला। ये जी जाने कर देगा ना प्रॉफिट के लिए, है कि नहीं? उसको सरकार से पेमेंट थोड़े मिल रहा है, उसको तो इजी प्रॉफिट में कमाना है। इसलिए आप देखते होंगे कि ऑनलाइन टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं, व्यूज भले और लाइक्स भले कम हो, समझ रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। प्राइवेट है ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप हमसे पढ़ के एग्जाम निकालिएगा तब तो दूसरे को रिकमेंड कीजिएगा कि उनका देखो बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ज्योग्राफी चलता है उस चैनल पे। दिव्या जीएस एकेडमी पर देखो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो उसके बोर्ड पे लिखा होता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाते हैं। तब आप बोलिएगा ना जब आपका रिजल्ट होगा, जब आप प्रश्न पत्र में हमारे पढ़ाई हुई चीजों को देखिएगा, है कि नहीं? प्राइवेट। अब मैंने आपको कहा कि बस 2 लोग बचे। कितने लोग बचे? एक अंग्रेज और एक फ्रेंच, एक बाघ एक भैंसा। अब जंगल में इन्हीं दोनों की लड़ाई होगी, और जो जीतेगा उसी का जंगल, है कि नहीं? अब जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों कंपनियां अपना व्यापारिक वर्चस्व चाहती थी, जिसमें 1742 में, ये ईयर याद रखिएगा, यूरोप में
फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य युद्ध शुरू हो गया। और इसी युद्ध की आग भारत में भी दिखाई पड़ती है, जिसको कर्नाटक वार कहते हैं। इसको कहते हैं कर्नाटक वार्स, या कर्नाटक का युद्ध, या जो भी आप बोलिए। तो इन दो कंपनियों के बीच का जो युद्ध हुआ उसी को कर्नाटक वार कहते हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि युद्ध सिर्फ कर्नाटक में नहीं हुआ, युद्ध कर्नाटक, हैदराबाद और भी क्षेत्रों में हुआ। तो जरा सा हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो ऐसे ही पढ़ेंगे कि जब हमारे सामने कोई भी रियासत आएगा तो हम उसको एक जगह पढ़ेंगे। अब जैसे कि उदाहरण था मराठा, मैं एक उदाहरण आपको पेश कर देता हूं। हमारा करिकुलम बिल्कुल अलग होगा। हम तब पूरे एनसीईआरटी और भी जो सोर्स हैं सबको कंपाइल करके सबको एक जगह तैयार किए हैं, समझ रहे हैं? तो हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा। अब उदाहरण आप ले लीजिए ना मराठाओं का। अब मराठा, आप जब शिवाजी पढ़ते हैं तो शिवाजी औरंगजेब के समय के हैं, वो मध्यकालीन भारत में चले जाते हैं। उसके बाद के जो लोग हैं, जो पानीपत 3 में थे, पानीपत तृतीय में बालाजी बाजीराव वगैरह लोग, तो उनको जब हम पढ़ते हैं तो वो यूरोपियन कंपनी के आने से पहले या उसके आसपास की घटनाएं हैं, तो आपको वो उस चैप्टर में मिलेगा। और उसके बाद फिर आप जब पढ़िएगा कि किस तरह से वो आपस में टकराए और किस तरह से एक को फ्रांस सपोर्ट किया, एक को अंग्रेज सपोर्ट किए, और किस तरह से चीजें आगे घटित हुई, तो ये आपको डलहौजी के समय में मिलेगा, तीनों 3 चैप्टर। और लास्ट में पेशवा 1857 आपको मिलेगा, समझ रहे हैं? और वहां पे खत्म हो जाएगा। तो ये 4 चैप्टर अलग अलग जगह से आप अलग अलग जगह पढ़ते हैं, बीच में कई चैप्टर्स आते हैं, बीच में किताब भी बदल जाती है और आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम उसको एक जगह कंपाइल करेंगे। कर्नाटक है तो कर्नाटक शुरू से लेके पूरा कर्नाटक पढ़ेंगे। ये हमारा करिकुलम है, आप समझ लीजिए कि कर्नाटक पहले हैदराबाद सूबे के अंतर्गत ही आता था, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद यह हैदराबाद के निजाम के हाथ से निकल गया और स्वतंत्र सूबा बना। और कर्नाटक का जो नवाब था, ये सब शब्द याद रखिएगा, हैदराबाद का निजाम होता है, कर्नाटक का नवाब होता है, बंगाल का नवाब होता है, ये सब सब थोड़ा याद रखिएगा। तो इसने अपने पद को वंशानुगत बना लिया। तो सबसे पहले सादत खां था जो कर्नाटक की नींव रखा, है कि नहीं, कर्नाटक राज्य की। और उसने अपने भतीजे दोस्त अली को नवाब बनाकर इसको वंशानुगत शुरू किया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है कर्नाटक वार की। अब जो दोस्त अली है उसका दामाद है चंदा साहब। आपको इसी तरह से ग्राफ बना लेना है, और आगे भी जो हम पढ़ेंगे इसी तरह से ग्राफ में पढ़ेंगे, एकदम आसानी से, समझ रहे हैं? आपको बिल्कुल आसानी से समझ लेना है चीजों को। तो इसका जो दामाद था वो था चंदा साहब, ग्राफ बना लीजिए। और चंदा साहब को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, वायसराय डुप्ले, जिसको हम बाद में देखेंगे, समझ रहे हैं? अब अंग्रेज और फ्रेंच डायरेक्ट भी लड़ रहे हैं, और दूसरा इसी तरह का खेल खेल रहे हैं। इसको कहते हैं घर फूटे गंवार लूटे। जब आपके घर में आपसी कलह होता है, 2 भाई आपस में लड़ते हैं, तो समाज भी 2 भागों में बटा होता है। अब ध्यान से देखिए, एक भाग जो है वो बड़े भाई को सपोर्ट कर रहा है, अरे तू कट्टा तुम्हारा ज्यादा लिखा लिया है, छोड़ना नहीं उसको, भाई है तो क्या, विभीषण है वो। दूसरा भाई जो छोटा भाई है उसको समाज का एक तबका वो उसका रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लेकिन मकसद क्या है उन दोनों तबकों का? मकसद है अपने आप वर्चस्व बढ़ाना। जब भी एक व्यक्ति आप देखिएगा 2 लोगों को लड़ाएगा, तो उसका मकसद यह नहीं होता कि वो दो लड़ने वालों में से कोई एक जीत जाए ना। आपको लगेगा कि हमारे तरफ से सपोर्ट कर रहा है तो हमको जिता रहा है, बिल्कुल गलत। उसका मकसद होता है सिर्फ इतना कि इन दोनों की लड़ाई में दोनों कमजोर हों और हम दोनों पर ना वर्चस्व, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा वर्चस्व दोनों पर रहे। अगर कोई एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा है तो कम से कम उस एक पक्ष पे रहे, धीरे धीरे वो हमारे अंदर में आ जाए, धीन हो जाए।
समझ रहे हैं, गुलामी का एक तरीका और यही भी है। तो हम देखते हैं कि फ्रेंच जो है वो चंदा साहब को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ अनवरुद्दीन था। ये अनवरुद्दीन कोई रक्त संबंध नहीं था दोस्त अली का, लेकिन ये अनवरुद्दीन का सपोर्ट, ये अनवरुद्दीन मराठाओं का सपोर्ट शुरू में लिया था। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो ये वहां से उभरा। तो अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली खान, और इस खेमे को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज, और इन दोनों के बीच में हो गया अंबर का युद्ध। किसका युद्ध? अंबर। समझ रहे हैं, इसको अंबूर भी बहुत जगह लिख देता है। तो इसका युद्ध हो गया। अब इस तरफ फ्रेंच, इस तरफ अंग्रेज, लड़ाई हो रही है अंग्रेज और फ्रांस में, सॉरी लड़ाई हो रही है चंदा साहब और अनवरुद्दीन में। लेकिन इनडायरेक्टली अब अगर अंग्रेज सपोर्टर जीत गया तो अंग्रेज ही जीत गए ना, इनको बाहर कर देना आसान हो गया। तो शुरू में हर रियासत में यही होगा, और ये कॉन्सेप्ट बना के रखना, और यही ग्राफ हर जगह चलेगा। किसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहा है, किसको वो सपोर्ट कर रहा है। बहुत जगह ऐसा होगा कि मतलब फ्रेंच तो जब बाहर हो जाएंगे तो ऐसा होगा कि ये एक तरफ ये होगा और दूसरी तरफ अंग्रेज का सपोर्टर होगा, और ऐसे ही चलेगा। और ये ग्राफ, इस तरह के सारे ग्राफ आएंगे, आप एक जगह रखिएगा, आप एक जगह एक बार देखिएगा एग्जाम के समय, सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और युद्ध में ही तो आपको प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर लड़के हमको यही बताते हैं, युद्ध में बड़ा दिक्कत होता है सर। बाद में उसको क्रोनोलॉजिकल तरीके से, कालानुक्रम तरीके से सजा भी देंगे। समझ रहे हैं? तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ ग्राफ और मैप पे है। 1749 में ये युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, और अंतिम में अनवरुद्दीन मारा गया। तो जीत किसकी हुई? फ्रेंच की। शुरुआत में फ्रेंच ही जीत रहे थे, आप ध्यान दीजिएगा। फिर तिरुचिरापल्ली और अर्कोट में अनवरुद्दीन तो मारा गया, अब आ गया उसका बेटा। कौन कौन? चंदा साहब और मोहम्मद अली। समझ रहे हैं? इस बात को थोड़ा अच्छे से देखना है। अब 1754 में तिरुचिरापल्ली और अर्कोट के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के समर्थन में मोहम्मद अली खान ने जीत हासिल की। क्यों जीत हासिल की, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि बीच युद्ध में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। अगर कहीं पे क्वेश्चन आए तो आपको ये नहीं समझना है कि युद्ध के बाद गया था और रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले में रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, डुप्ले हार गया, ऐसा नहीं हुआ था। बीच युद्ध में डुप्ले को बुला लिया गया। इस पॉलिटिक्स को हम आगे समझेंगे। बस आप इतना समझिए कि शुरू में जब तक रॉबर्ट क्लाइव रहा, फ्रांसीसी ही जीते। ये तो बात हुई कर्नाटक की। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे हैदराबाद की। समझ रहे हैं? यहां से बात शुरू होगी हैदराबाद की। हैदराबाद 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। ये समय पहले का है। समझ रहे हैं कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने इसकी स्थापना की थी। इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि आगे हैदराबाद का निजाम इसी के नाम से बोला जाता है। आगे जो भी हैदराबाद का राजा बनेगा उसको निजाम बोला जाएगा। और ये व्यक्ति कहां से उभरा था पता है आपको? ये व्यक्ति उभरा था नादिर शाह के अटैक के समय से। कि जब नादिर शाह ने भारत पे अटैक किया था, जो कि हम 18वीं शताब्दी के विस्तार में पढ़ेंगे, कि जब नादिर ने भारत पे अटैक किया, नादिर शाह ने 1739 करनाल, उस समय कौन था बताइए? जब करनाल का युद्ध हुआ तो उस समय दिल्ली के तख्त पे कौन था? दिल्ली के तख्त पे था मोहम्मद शाह। दिल्ली के तख्त पे था मोहम्मद शाह। और इस व्यक्ति ने भेजा था निजाम उल मुल्क को नादिर शाह से लड़ने के लिए। तो नादिर शाह ने युद्ध बहुत लंबा नहीं खींचा, 3 घंटे में युद्ध खत्म किया, हरा दिया। तो एक गया था निजाम उल मुल्क आसफ जाह और दूसरा सादत खान। तो ये व्यक्ति वहीं का था, लेकिन बाद में अपने सूझबूझ से इसने नादिर शाह को थोड़ी देर ठहराया था। हालांकि सादत
इसने नादिर शाह से कहा कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच का मीडिएटर बना और कहा कि 5 लाख रुपया ले लो, 10 लाख रुपया ले लो, कुछ रुपया ले लो, चले जाओ करनाल से ही, दिल्ली पे मत बढ़ो। और नादिर शाह मान भी गया था। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली उसी का चेला था, ये आप आगे समझेंगे जब हम आपको पूरा 18वीं शताब्दी का जो बैकग्राउंड है वो बताएंगे, कब जब पूरी कंपनियों को स्थापित कर लेंगे हम लोग तब। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको बारे में समझा देते हैं क्योंकि ये नाम आया है। तो नादिर शाह के अटैक में इसने बहुत अच्छी भागीदारी निभाई थी और उसको करनाल से वापस लौटने के लिए मना लिया था, लेकिन सादत खान ने उसको उस्का दिया कि देखो अभी तुम लड़की देखे नहीं हो और तुमको 5 लाख रुपया दहेज देने के लिए तैयार है, चलो ससुराल तक, लड़की देखोगे वो लोग पूरा खजाना ही तुमको दे देगा, पूरा ससुराल। अकेले तो इकलौती बेटी है भाई, कहीं से क्यों लौट रहे हो। और नादिर साहब पहुंच गया दिल्ली, लेकिन इस व्यक्ति ने उस समय बहुत अच्छा काम किया था। तो ये चीज आपको वहां से कनेक्शन करने के लिए मैंने बताया। अब यहां पे क्या हुआ कि नादिर निजाम का जो है वो 2 बेटा है, नासिर जंग, एक बेटा है नासिर जंग और उसका नाती है मुजफ्फर जंग। अब इन दोनों को निजाम बनने के लिए संघर्ष है। यही तो उस समय भी हुआ, हमेशा यही होगा, हमेशा मैंने कहा ना, घर फूटे गंवार लूटे, यही होगा हमेशा। और इसी में वो जीतेंगे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों के पास चालाकी है, समझ रहे हो, कूटनीति। तो नासिर जंग को फिर से इंग्लिश सपोर्ट किए और मुजफ्फर जंग को फ्रेंच सपोर्ट किए, समझ रहे हैं। और नासिर जंग यानी इंग्लिश वाला यहाँ पे फिर मारा गया, जैसे पिछली बार हमने देखा था। यहाँ पे फिर अंग्रेज जीत गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुप्ले है अभी, है कि नहीं। और शुरुआती समय में फ्रेंच कंपनियों ने अच्छी बढ़त बनाई थी, लेकिन रॉबर्ट लेकिन 1754 में डुप्ले को वापस बुला लेने के कारण और रॉबर्ट क्लाइव के दूरदर्शिता के कारण अंग्रेजों को जीत हासिल हुई, समझ रहे हैं। थोड़ा सा देखते हैं डुप्ले के बारे में, क्योंकि ये अब यहां से डुप्ले विदा होने वाले होंगे, तो बिना डुप्ले को देखे काम कैसे चलेगा। डुप्ले खतरनाक आदमी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, इसका पूरा नाम है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, बहुत तेज तरार आदमी। डुप्ले जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोप्राइटर है, बहुत बड़ा, मतलब उसका डायरेक्टर का के ग्रुप का आदमी है, उसका बेटा है, मतलब बहुत रिच फैमिली से आता है। लेकिन इसके पिता ने कहा कि तुम भारत की यात्रा पे जाओ, ये होता है पिता, समझ रहे हैं। इसके पिता ने इसे खुद भारत की यात्रा पर भेजा। अब मैंने आपको दिखाया कि भारत की यात्रा कितनी मुश्किल थी। अटलांटिक में कहीं भी जहाज डूब सकता है, हिंद महासागर में कहीं भी जहाज डूब सकता है। आजकल के माँ बाप को देखते हैं, बच्चे को छाती से लगा के रखते हैं। बच्चा जिद करता है, पापा दिल्ली जाना है, आईएएस की तैयारी करना है, दिल्ली जाना। अरे दिल्ली जाओगे, देख रहे हो रोज न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, समझ रहे हो। पॉल्यूशन है, क्राइम है, दिल्ली कोई रहने की जगह है, इतना मतलब। लेकिन हमारे पास रहो, सुरक्षित वातावरण में रहो, और यही आजकल के बच्चों को कमजोर बनाता। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। अगर बच्चों को सीखना है तो उसे निकलना पड़ेगा। बेटा और लोटा बाहर का ही होता है, ये बहुत अच्छा मुहावरा है बिहार में। बच्चों को बाहर निकलना पड़ेगा। आप जितना छाती से चिपका के रखिएगा, आपके बच्चे उतने बंदर बन जाएंगे। बंदर को देखते हैं, छाती से चिपका के रखता है अपने बच्चों को। जब वो बाहर निकलेंगे, समस्याओं को देखेंगे, भोजन की, वस्त्र की, इन्वायरमेंट की, तब उन्हें पता चलेगा कि स्ट्रगल है जीवन में। मिडिल क्लास के बच्चे तो आसानी से चले जाते हैं, उनको बस थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है कि घर से 5,000 मिलेगा बेटा, 2,000 दे पाएंगे बेटा, वो अलग मैटर है, रोका नहीं जाता है।
लेकिन थोड़ा सा अपर मिडिल वालों के लिए समस्याएं क्रिएट होती है। यहां देखिए, भारत भेज दिया, कोई कमी नहीं है, खाने पीने रहने की, महल में रह रहा है आदमी, ये भारत भेज दिया अपने इकलौते बेटे को। ये व्यक्ति जब भारत आया, हुआ यहां पे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हमने देखा, प्रथम कर्नाटक वार, और उसको इसने सफलतापूर्वक उसका नेतृत्व। फिर हुआ सेकेंड कर्नाटक वार, और इसके आधे में, जो 1754 में बोल रहा था, इसके आधे में, सेकेंड कर्नाटक वार के आधे में इसको बुला लिया गया, और इसी के बुला लेने के कारण फ्रेंच यहां पे कमजोर हो गए। एक्चुअली पॉलिटिक्स वहां हुआ था, वहां पे फ्रेंच गवर्नमेंट पर दबाव बनाया ब्रिटिशर्स ने। 7 वर्षीय युद्ध हो रहा था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो फ्रेंच गवर्नमेंट पे दबाव बनाया गया कि डुप्ले को वापस बुलाओ, बहुत युद्ध कर रहा है वहां। हकीकत तो ये था कि अंग्रेजों के रास्ते का काटा था वो। तो जब इसको आधे में बुला लिया गया तो किसका रास्ता साफ हो गया? रॉबर्ट क्लाइव का। और रॉबर्ट क्लाइव फाइनल मैच खेल गए। समझ रहे हैं स्थिति क्या होती? कुछ लोग कहते हैं कि अगर यहां पे फ्रेंच हो रहते तो क्या होती, या डुप्ले रहता तो क्या होता। अगर डुप्ले रहता तो दो ही स्थिति बन सकती थी, याद रखिएगा। अगर डुप्ले होता तो या तो हम आज अंग्रेजी नहीं फ्रेंच पढ़ रहे होते। क्या पढ़ रहे होते? जो हम फ्रेंच फ्राई खाते हैं, वो सिर्फ फ्रेंच फ्राई नहीं खाते, हमारा पूरा कल्चर फ्रेंच का होता। जहां जहां भी इन्होंने कॉलोनी बनाई है वहां तो फ्रेंच ही चल रहा है ना आज भी। और फ्रेंच भाषा अंग्रेजी भाषा से कहीं भी कमतर नहीं है, यूएनओ की भी भाषा है। समझ रहे हैं? और दुनिया में सेकेंड मोस्ट बोली जाने वाली स्पेनिश के बाद यही भाषा है। तो हम फ्रेंच होते सेकेंड मोस्ट, मैं पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, देश के हिसाब से बोल रहा हूं, देश की संख्या के हिसाब से। तो या तो हम फ्रेंच के अधीन होते, या दूसरी स्थिति ये होती कि फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ मर कट गए होते और हम किसी के गुलाम नहीं बने होते। समझ रहे हैं? यही दो स्थिति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि चाइनीज पंपकिन जैसा हालत होता है। चाइना की हालत ये थी ना कि चाइना कभी गुलाम तो नहीं बना, लेकिन हम उसको चाइनीज पंपकिन कहते हैं। चाइना को हम चाइनीज पंपकिन कहते हैं। इसको चीन समझ लीजिए और इसको कद्दू समझ लीजिए। चाइना को हम कद्दू कहते हैं क्योंकि इसके साथ ये हुआ कि इसको अलग अलग देश अलग अलग काट काट के खाए। डायरेक्ट गुलाम कोई नहीं बनाया। कहा इतना दूर स्पेन वाला कहा कि मेरा रहेगा, इतना दूर अंग्रेज वाला कहा कि मेरा रहेगा। डायरेक्ट अधिपत्य नहीं रहेगा, हम वहीं का पैपेट बैठा के रखेंगे, लेकिन हम अपना चलाएंगे। ये लोग सारे यूरोपियंस मिलके चाइना को आपस में बांट लिए। जैसे भारत, संपूर्ण भारत पे किसका कब्जा था? अंग्रेजों का कब्जा था। थोड़ा बहुत मान लिया गोवा में पुर्तगाली थे, तो वो तो बहुत छोटा छोटा, उसको कोई बांटना नहीं कहते हैं। मान लीजिए कि भारत ऐसा होता, ये भारत है फर्ज कीजिए, तो उत्तर भारत में पूरा अंग्रेज हो जाते, दक्षिण भारत में पूरा फ्रांस हो जाता, इधर पश्चिमी भारत में पूरा पुर्तगाली हो जाता, इधर पूरा, मतलब ऐसे ऐसे करके अलग अलग, कहीं डच कहीं डेनिश, सब बांट लिए होते। ऐसी स्थिति भारत की नहीं थी। अगर ऐसी स्थिति होती तो स्थिति और ज्यादा डामाडोल होती। कॉन्सेप्ट समझिए। आगे चलते हैं। ये ग्राफ आप बना लीजिए, ये हमेशा पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये है कर्नाटक वार, आपको पता है, जिसको एंग्लो फ्रेंच वार भी कहते हैं, है कि नहीं? इसको आपको बना लेना है। 1740 से 1748 पहला कर्नाटक वार चला। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उसी के नतीजा यहां हुआ। और संधि कौन सी हुई? एक्स लास्ट चैपेल की संधि वही हुई और यह वार रुक गया। दूसरा हमने देखा कि हैदराबाद और कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रेंच कंपनियों का प्रॉक्सी वार चला, हमने पिछली कहानी में देखा। और यहां पे पांडिचेरी की संधि हुई, है कि नहीं?
और तीसरा 1758 से 1763, और यहां पे यूरोप में 7 साल का जो युद्ध चल रहा था उसका असर हुआ। पहले क्या हुआ, इसको थोड़ा सा तीसरा को देखिएगा। यूरोप में 7 साल का युद्ध शुरू हुआ, यहां पे कहानी शुरू हो गई, है कि नहीं। उसके बाद तंजावुर, सबसे पहले तंजावुर, मद्रास, इन सब में लड़ाइयां हुई, और आखिर में हुआ बैटल ऑफ बैंडी वाश। बैंडी वाश, वाश मतलब धो देना। और यही जो वाश है, इसने यहां से फ्रांस को धो दिया। एक संधि हुई, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि में क्या हुआ कि पेरिस की संधि में अंग्रेज एक तरफ अंग्रेज हैं, एक तरफ फ्रांस वाले हैं, फ्रेंच। तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत हमारे लिए छोड़ दो, और तुम कनाडा और अमेरिका वाले उपनिवेश पे अपना ज्यादा आधिपत्य दिखाओ, हम धीरे धीरे वहां को छोड़ देंगे। अंग्रेज बड़े चालाक थे। फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच कंपनियां जो गवर्नमेंट चला रही थी, उनको लगा कि अब हम कौन जाता है भारत उतना दूर, उससे अच्छा तो हमको बगल में मिल रहा है, बगल का खेत। होम सिकनेस, वो चले गए छोड़ के पेरिस की संधि में। वेंडीबास में एक लिली था और एक एयरकूट था, ये थोड़ा सा देख लेना है, 1760 में हुआ। अब फ्रेंच चले गए कनाडा और अमेरिका के लोभ में, लेकिन ये भूल गए कि अमेरिका इतना आसानी से लंबे समय तक, या कनाडा लंबे समय तक गुलाम नहीं रहेगा, क्योंकि वहां यूरोपियन ही तो बस रहे हैं, वहां पे यूरोपियन ही तो बस रहे हैं। अंग्रेजों को पता था कि अगर भारत में रहे तो ये पूरा क्षेत्र उनके दबदबे में रहेगा, पूरा एशिया लगभग। अगर भारत में रहे तो उनको, भारत चूंकि सोने की चिड़िया है, एक एक पंख भी उखाड़े तो अरबपति रहेंगे। दूरदृष्टिकोण, यही दूरदृष्टिकोण जो 1760 में वेंडीबास के युद्ध के बाद ये लोग भाग गए, और 1857 की आखिरी क्रांति को दबा देने के बाद इनका दूरदृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण रहा कि 1914 के विश्व युद्ध में भारत उनके लिए क्या साबित हुआ, भारत उनके लिए आखिरी मतलब महत्वपूर्ण मोहर साबित हुआ। भारत के ही कच्चा माल से तो वो वहां पे युद्ध कर पाए, और वर्ल्ड वार में आपने देखा कि इंग्लैंड का सबसे ज्यादा दबदबा रहा। पूरे यूरोप में सबसे मजबूत और सबसे समृद्धशाली जो देश बना वो इंग्लैंड बना। क्यों? क्योंकि तब भारत पे आधिपत्य था। इसको कहते हैं दूरदृष्टि। कौन सा खेत खरीदना है, किधर से हाईवे गुजरेगा, हम उधर वाला खेत खरीद लेंगे, समझ रहे हैं? इसको कहते हैं दूरदृष्टिकोण। उधर कारखाना लगने वाला है, उधर वाला खेत खरीद लेते हैं। उधर विश्वविद्यालय बनने वाला है, उधर वाला खेत खरीद लेते हैं। बहुत अद्भुत। और इन्हें पता था कि इनको लंबे समय तक गुलाम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आपसी मतभेद है। आपने कर्नाटक, हैदराबाद देखा, आगे हम लोग मराठा, पंजाब और भी क्षेत्र देखेंगे, मैसूर, टीपू सुल्तान वाला। और तब ये पूरी कहानी जब खत्म होगी तब शुरू होगा 1857। अब आप समझ गए होंगे कि ग्राफ और इन सब के जरिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं, चीज़ें आसानी से तैयार हो सकती है, और एग्जाम में कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आज की कक्षा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।